हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। तो ये है थर्ड वीक मई 2026 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वीकली। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको पता होगा कि वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब वीडियो जो होते हैं या पीडीएफ वो टॉपिक वाइज होते हैं। तो सबसे पहले राजनीति, केंद्र जो फैसले, इन सब से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा कि किस राज्य की कैबिनेट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए सीटों के अनुपातिक आरक्षण को कानूनी और संवैधानिक रूप से निर्धारित करने के लिए स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी है? आंसर क्या होगा इसका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है। 5 सदस्यीय ये आयोग होगा। इसके एक अध्यक्ष होंगे जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होंगे। ठीक है, 6 महीने ही कार्यकाल होगा इसका। और ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर था, उसके आधार पर ये किया गया है। कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ 2010 और भी कई मामले थे उसके आधार पर। तो अदालत ने कहा हुआ था कि स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने से पहले राज्यों को ट्रिपल टेस्ट की शर्तों पूरी करनी होगी, जैसे कि समर्पित एक आयोग होना चाहिए, व्यवहारिक डेटा एकत्र करना चाहिए और आरक्षण की सीमा जो है ना वो तय होनी चाहिए। तो ये है महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केरलम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं जिन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली? आंसर का वीडी सतीशन। कांग्रेस लीडर हैं, 61 ईयर के हैं और उन्होंने केरलम के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। ठीक है, जो चुनाव परिणाम आए थे उसमें कांग्रेस समर्थित जो फ्रंट था, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ, उसने जीत हासिल की थी, तो उसी के चीफ मिनिस्टर बने। अगला क्वेश्चन है, भोजशाला कमल मौला परिसर किस शहर में स्थित है जिसके मंदिर मस्जिद विवाद के संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसे एक मंदिर घोषित किया है? तो आंसर होगा धार। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर हुआ है वो एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर किया है। हाई कोर्ट ने 15 मई को ये फैसला सुनाया और इस परिसर में देवी वांग देवी उनका मंदिर के तौर पर इसको मान्यता दी गई है, जिससे हिंदू समुदाय जो ना उस स्थल पर पूजा कर सकेगा, जबकि मुस्लिम समुदाय के दावे को खारिज कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि मुस्लिम जो प्रतिनिधि है वो मध्य प्रदेश सरकार से धार जिले में वैकल्पिक भूमि का टुकड़ा मांग सकते हैं। ये है महत्वपूर्ण बात। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे वायरस और बीमारी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डब्ल्यूएचओ ने मई 2026 में किस वायरस के प्रकोप को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर घोषित किया? आंसर है इबोला। ठीक है, 17 मई को डब्ल्यूएचओ ने ये ऐलान कर दिया कि चूंकि अफ्रीका में के कई देशों में ये इबोला वायरस के मामले हैं, तो इसलिए ये किया जा रहा है ताकि कंसर्न हो। ये कोई अभी महामारी के तौर पर नहीं घोषित किया गया है, लेकिन चिंता के तौर पर जरूर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएचओ ने किस देश या किन देशों में इबोला वायरस के प्रकोप को मई 2026 में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ये घोषित किया? आंसर क्या होगा इसका? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डीआरसी कांगो और युगांडा, ये जो 2 देश है ना वो। तो ये कदम तब उठाएगा जब इस वायरस का जो प्रसार है ना वो कांगो की राजधानी किनशासा और युगांडा की राजधानी कंपाला जैसे बड़े जो शहरी केंद्र हैं वहाँ पर देखने को मिला है यहाँ ये। ठीक है, तो ये एक बार मैप के जरिए भी देख लेते हैं कहाँ पर है ये डीआरसी कांगो। ये अपना प्यारा भारत है। और अब अफ्रीका की ओर चलते हैं। ये है अफ्रीका महादेश और इसमें बीचों बीच जो है ना डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इसके बगल में ये है युगांडा। तो इन्हीं दोनों देशों में इबोला वायरस के मामले काफ़ी देखने को मिले हैं। इबोला का मामला क्या है? तो देखिए ये जो ना वो हेमरेजिक फीवर है, वायरल हेमरेजिक फीवर होता है ये। मतलब बहुत ही संक्रामक होता है और साथ में ये ब्लीडिंग होने लगती है बॉडी के अंदर। और इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे तो ये पहली बार पहचान की गई थी कांगो में ही, डीआरसी कांगो में इबोला रिवर है उसी के पास में, इसलिए इसका नाम इबोला रख दिया गया था। और इसके प्राकृतिक जो होस्ट हैं वो फल खाने वाले चमगादड़ माने जाते हैं। अगर इसका डिजीज का प्रसार की बात करेंगे तो ये
जिससे संक्रमित जानवर जो हैं चमगादड़, चिंपैंजी, गोरिल्ला, इसके सीधे संपर्क में आने से होता है। मनुष्यों के बीच में ये जो है शारीरिक जो बॉडी फ्लूइड है, इसे ब्लड, उल्टी, लार, पसीना, इन सब के संपर्क में आने से ये फैलता है। ठीक है, तो बुखार वगैरह होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि किस वायरस के वैश्विक प्रकोप की वजह से भारत में मई 2026 में होने वाले भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया? आंसर होगा इबोला। ठीक है, तो इबोला की वजह से ये किया गया ऐसा। ये चौथा शिखर सम्मेलन होने जा रहा था, 11 साल के अंतराल पर ये आयोजित होना था। ठीक है, भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन है, इसमें अफ्रीकी जो तमाम देश हैं वो सब शामिल होते हैं इसमें। इस फोरम की जो शुरुआत है ना वो हुई थी 2008 में। ये अफ्रीकी देशों के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, सहयोग, इन सब को लेकर बातचीत की जाती है। और इसमें अफ्रीकन यूनियन के जो करीब 55 देश हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। यूरोपीय यूनियन भी संगठन भी, यूरोपीय नहीं, अफ्रीकी यूनियन जो है ना वो भी इसमें शामिल होता है, अफ्रीकी यूनियन भी। ठीक है, तो इसके सम्मेलन की बात करेंगे तो पहला सम्मेलन हुआ था 2008 में न्यू दिल्ली में, दूसरा सम्मेलन हुआ था 2011 में अदिस अबाबा में, तीसरा न्यू दिल्ली में, और चौथा भारत में होने वाला था, लेकिन इसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। किस वजह से? इबोला वायरस की वजह से। अगला क्वेश्चन है, भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA के पहले समिट को किस वायरस के खतरे की वजह से स्थगित कर दिया? आंसर होगा इबोला। इबोला की वजह से जो चिंताएं हैं उसकी वजह से ये IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ना उसका शिखर सम्मेलन, ये चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ ही आयोजित किया जाने वाला था 1 जून को, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो ये IBCA क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो बड़ी बिल्लियां हैं जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिमतेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, इन सब के संरक्षण को लेकर जो है ना वो दुनिया के देश एकजुट हों, अवैध व्यापार रोका जाए, रिसर्च हो इन सब चीज़ों का। तो भारत ने ही इस संगठन को विकास किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले बताऊं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो शार्प लर्निंग ऐप पर मिलेगा। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स का बैचेज लिए हुए हैं, 2 तरह के यहाँ बैचेज हैं। एक तो है बेसिक मेंबरशिप बैच जो कि SSC, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है। इसमें PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, पिछले 2 सालों के अगले 365 दिनों तक अपडेट मिलता है। और दूसरा है SPCS एडवांस्ड करंट अफेयर्स प्रोग्राम, और ये स्पेशली डिज़ाइंड है जो ISPCS में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज, उस तरीके से जवाब देने के लिए। और इन डेप्थ में अलग से क्लासेस होती हैं, इसका अलग से PDF होता है, अलग से टेस्ट होता है, ये सब कुछ होता है। और ज्वाइन कर सकते हैं, 360 दिनों तक की वैलिडिटी होती है। आपकी पूरी तैयारी इससे हो जाएगी UPSC और PCS में। UPSC में भी पिछली बार जो बहुत ही कठिन सवाल आए थे, लेकिन करंट अफेयर्स से खूब क्वेश्चन टकराए हमारे। 40 से ज़्यादा क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स के थे, यानी 40% से भी ज़्यादा। और अधिकतर प्रश्न जो मैंने बताए थे आपको कि किस तरह से टकराए हैं, वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, CBI डायरेक्टर का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने दूसरी बार 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो प्रवीण सूद नाम है उनका। 24 मई को समाप्त होने वाला था कार्यकाल, लेकिन उससे पहले ही 1 साल का बढ़ा दिया गया है। दरअसल हुआ ये कि नए CBI डायरेक्टर के चुनाव के लिए, चयन के लिए कमेटी बैठी थी। उसमें CJI थे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता विपक्ष। हालांकि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सबके ACR मांगे थे कि जिनके लिस्ट आपने दिए हैं IPS अधिकारियों के डायरेक्टर बनाने के लिए, उनके ACR दीजिए, तभी तो हम जान पाएंगे कि क्या स्थिति है। तो विवाद हुआ था, उसी के बाद फिर प्रवीण सूद का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और अब बात करते हैं आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न होगा कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से किस देश ने UAE को पीछे छोड़ते हुए भारत के दूसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य का दर्जा हासिल किया है? आंसर क्या होगा इसका? सिंगापुर। देखिए, पहला सबसे ज़्यादा निर्यात हम लोग करते हैं कहाँ पर? USA में, अमेरिका को। और दूसरा था UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। लेकिन चूंकि आपको पता है ना कि
पश्चिम एशिया संकट चल रहा है और उसकी वजह से जो खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पूरा चौक पड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं वो भी ठप पड़ी हुई हैं मिडिल ईस्ट में। तो भारत का निर्यात भी उतना नहीं हो पा रहा है और इसीलिए सिंगापुर अब सेकेंड पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, अगर हम कुछ पॉइंट्स देखें जो डेटा है जो बदलाव का, अप्रैल 2026 का ये आंकड़ा है, भारत का सिंगापुर को जो एक्सपोर्ट है ना वो 180% बढ़ गया और $3.2 बिलियन का पहुंच गया, जबकि 2025 में ये 1.14 अरब डॉलर का ही था। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, उसके बाद था यूएई, लेकिन अब सिंगापुर हो गया है। जो बदलाव हुए हैं उसकी वजह से एक बार सिंगापुर को भी देख ले मैप के जरिए। ठीक है, प्यारा भारत है अपना, और सिंगापुर अगर देखेंगे तो वो कहाँ पर है। सिंगापुर जो है ना वो मतलब छोटा सा सिटी जैसा ही है, ये यहाँ पर है। मलेशिया, ठीक है, एक तरफ मलेशिया है दूसरी तरफ इंडोनेशिया है और वहीं पर बीचों बीच में ये सिंगापुर है। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। ओके, इसके प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस वोंग। मुद्रा यहाँ पर चलती है सिंगापुर डॉलर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिफेंस रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर मतलब जो इंस्ट्रक्ट करती हैं, जो ट्रेनिंग देती हैं, वो आंसर का सान्या। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर हैं सान्या, वो पहली महिला अधिकारी बनी है जिन्होंने प्रतिष्ठित कैटेगरी ए क्वालिफाई किया हुआ है फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर, यानी कैट AQFI उपलब्धि के साथ। तो ये ऐसा अधिकारी होता है जो पायलटों को उड़ान के ट्रेनिंग देने का काम करता है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अच्छा, कई सारी महिलाएं जो है ना एयरफोर्स में या फौज में पहली बार जो है, उसके कुछ पॉइंट्स भी मैंने बना दिए हैं, तो वो भी याद रखना है आपको। जैसे एयरफोर्स की जो पहली महिला फाइटर पायलट है अवनी चतुर्वेदी हैं। ठीक है, राफेल विमान की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है। एयरफोर्स के जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह हैं। आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट ये अभिलाषा बराक हैं। नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका B राजीव हैं। नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट है आस्था पुनिया। एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर अभी सान्या बन गई हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो डेटा है ना वो भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। यूरोपा लीग चैंपियन 2026 उसका खिताब किसने जीत लिया, किस लीग ने? तो ये लीग है, किस क्लब ने जीता है? आंसर होगा एस्टन विला। ये इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है एस्टन विला, तो उसी ने मई में ये जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम बताएं। कामी रीता शेरपा, ये पुरुष हैं। ठीक है, कामी रीता शेरपा एवरेस्ट मैन के रूप में इनको जाना जाता है और उन्होंने 17 मई को एक नया रिकॉर्ड बनाया, अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ के। 56 ईयर के हैं वो। ओके, वो गाइड हैं, मतलब वो लेके जाते हैं तमाम लोगों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाने के लिए, तो इनका भी रिकॉर्ड बनता जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाली महिला का नाम बताएं जिन्हें माउंटेन क्वीन कहा जाता है। आंसर का लहापका शेरपा इनका नाम है। नेपाल की मशहूर पर्वतारोही हैं। महिला के तौर पर इतनी बार माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ चुकी हैं। 52 ईयर की हैं वो। ये भी जो है ना वो लोगों को, जो पर्वतारोही हैं, उनको ले जाने का काम करती हैं एक्सपर्ट के तौर पर। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट जानते ही हैं, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, हिमालय का हिस्सा है। ओके, अब बात करेंगे अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और प्रश्न यहाँ पर होगा कि ग्लोबल वाटर समिट 2026 में भारत की किस वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को यूटिलिटी ऑफ द ईयर श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को सम्मानित किया गया है। स्पेन के मैड्रिड में 18 से 20 मई तक ग्लोबल वाटर समिट का आयोजन किया गया था। उसी में दुनिया के टॉप 5 जल उपयोगकर्ता हैं, उनमें इसे भी स्थान दिया गया है। कर्नाटक का ये जल आपूर्ति और सीवरेज एजेंसी।
अगला क्वेश्चन है कि रॉयल सोसाइटी का फेलो यानी FRS किसे चुना गया, जो ये सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक है? आंसर को डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ये WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रह चुकी हैं और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उसकी डायरेक्टर जनरल भी रह चुकी हैं। और इनके पिता MS स्वामीनाथन भारत रत्न उनको भी मिल चुका है। तो ऐसी पिता पुत्री पहली जोड़ी बनी है जिनको रॉयल सोसाइटी की ओर से ये फेलो दिया गया है ब्रिटेन की ओर से। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित अवार्ड के तौर पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणित और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के लिए किसे चुना गया है? तो प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल इनको चुना गया है। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के किन दो वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका क्षमा करें दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मापुंग बे उससे सम्मानित किया गया? आंसर क्या होगा इसका? इसका प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। इन्होंने वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में शानदार काम किया है रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में भी। तो इनको वहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाँ फोटोग्राफ भी देख लिया आपने, भारतीय मूल के हैं दोनों लेकिन वहाँ रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? तो यांग शुआंग जी, ठीक है, 42 ईयर की हैं, ताइवानी लेखिका है। ये रहा फोटोग्राफ इनका, ये वाला, ये ट्रांसलेटर हैं उस बुक की। और ये जो बुक है ना वो लिखा मंदारिनी में गया था। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि लेखिका यांग शुआंग जी को किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा ताइवान ट्रैवलॉग, ताइवान ट्रैवलॉग, ठीक है। तो ये है इसी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। ये उनकी ताइवान की यात्रा का वृत्तांत है। अब मूल रूप से ये मंदारिनी भाषा में, चीनी भाषा में लिखा हुआ है। अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या है? लिन किंग ने, ठीक है, लिन किंग ने इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे के राजा का नाम बताया है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया है? आंसर का हेराल्ड फिफ्थ। 18 मई को नॉर्वे की यात्रा पर थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उसी के दौरान ये इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किस देश ने रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया? आंसर क्या होगा इसका? स्वीडन। स्वीडन ने ये सम्मान दिया है 17 मई को जब स्वीडन की यात्रा पर थे। स्वीडन की जो क्राउन प्रिंसेस हैं विक्टोरिया, उन्हीं के द्वारा ये सम्मान दिया गया इनको। अगला क्वेश्चन है निधन से रिलेटेड, जो महत्वपूर्ण लोगों के निधन हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। भाजपा नेता BC खंडूरी का निधन हो गया 19 मई 2026 को। तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो। सेना में मेजर जनरल भी रह चुके थे। उत्तराखंड में 2 बार वो मुख्यमंत्री बने, 2007 में एक बार और एक बार 2011 में। चौथे मुख्यमंत्री थे वो उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन है अब पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्न होगा। झारिया कोयला क्षेत्र जो कि अपने दशकों पुरानी जो भूमिगत आग है उसके लिए और इससे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से चर्चा में है, तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर क्या होगा इसका? झारखंड में स्थित है ये झारिया कोयला क्षेत्र है, झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़े कोयले भंडार में से एक है जहां आग लगी हुई है। तो ये जो रिसर्च है ना वो यूनाइटेड किंगडम और मतलब अमेरिका, ये सॉरी यूनाइटेड किंगडम के और भारत का जो एक एजेंसी है CSIR, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान यानी CIMFR, तो दोनों ने संयुक्त रूप से रिसर्च किया और उसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं कि अंदर का तापमान 4000 डिग्री तक पहुंच गया है, उतना हो सकता है और ये अनुमान से बहुत ज़्यादा है और 100 मीटर से भी गहरी खाई में वर्टिकल फैली हुई ये आग चिमनी की तरह है। अंदर के जो पत्थर हैं
उन सबको भी पिघला दिया है इसने। ठीक है, तो ये इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान है। और ये बताया गया है कि जो यूनाइटेड किंगडम एक साल में जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उतना इसी क्षेत्र से उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रश्न होगा यहाँ पर, किस राज्य ने नई जनसंख्या प्रबंधन नीति जारी करते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया? आंसर क्या होगा इसका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने फैसला किया है, वित्तीय सहायता दी जाएगी ये। ठीक है, इसके अलावा थल्ली की वंदनम योजना है, उसके तहत भी रकम दी जाएगी। ठीक है, अब नई जनसंख्या नीति की वजह क्या है, वहाँ पर क्या बताया गया है? वहाँ जो ना TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ना वो 2.1 से भी कम हो गया है, मतलब लगभग 1.5 से लेकर 1.6 तक जा चुका है। अगर आबादी को बराबर बनाए रखना है तो TFR जो ना, ये टोटल रिप्लेसमेंट लेवल कहिए हम, तो वो टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, तो वो 2.1 होना चाहिए। यानी जैसे एक कपल पर 2.1 बच्चा एवरेज में। ठीक है, दो से ज़्यादा मतलब एवरेज में 2.1 कहा जाता है। तो वहाँ पर क्या है, 1.6 है या 1.5 है। तो इसका मतलब ये है कि आबादी धीरे धीरे सिकुड़ रही है। और दक्षिण के राज्यों में ये बहुत है कि आबादी अगर घटेगी तो जो संसद प्रतिनिधित्व है वो भी कम हो जाएगा। उत्तर के राज्यों में ज़्यादा आबादी है, दक्षिण के राज्यों ने परिवार नियोजन को बखूबी किया तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो ये सब चिंताएं हैं और इसी वजह से अब आबादी बढ़ाने की बात हो रही है आंध्र प्रदेश में। ये औपचारिक रूप से जनसंख्या प्रबंधन नीति भी जारी कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक कहिए, तो किन दो देशों के बीच में है जिसके बड़े हिस्से को पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को ट्रांसफर कर दिया है? आंसर का नेपाल और बांग्लादेश, उसके बीच में ये स्थित है। ये कॉरिडोर अगर हम देखेंगे मैप के जरिए तो ये देखिए नेपाल है इधर और इधर पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पर ये है चिकन नेक कहते हैं इसको, मतलब मुर्गी के गले की तरह पतला सा, और इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए ये पूर्वोत्तर राज्यों के जो 8 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उससे जोड़ता है। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। चलें आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके सामने देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने कोयला गैसीकरण को गति देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी। तो इसके तहत 2030 तक कितना गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है? 100 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। ये कदम राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन जो 2020 का था उसको आगे बढ़ाएगा। सरकार ने ये मिशन लॉन्च करके सरकार एक तरह से भूल सी गई थी, कुछ काम हो रहा था, लेकिन अब इसको चूंकि पश्चिम एशिया का जो संकट आया है जिसकी वजह से वहाँ से गैस वगैरह मिलना कम हुआ है, तो ऐसे में भारत सरकार ने गैसीकरण मिशन को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसमें यही होगा कि 75 मिलियन टन कोयला और लिग्नाइट उसका गैसीकरण की योजना बनाई हुई है, उसको गैस बनाने के लिए। ओके, कोयले से गैस। आमतौर पर हम क्या करते हैं ना, बिजली बनाने के लिए कोयला सीधे जलाते हैं, इससे बहुत प्रदूषण होता है। लेकिन इस योजना में क्या, गैसीकरण में कोयले को जलाया नहीं जाता है, बल्कि आधुनिक तकनीक से कोयले को गैस, जैसे सिन गैस कहा जाता है उसको, उसमें बदल जाता है और ये साफ ईंधन होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोयले को पूरी तरह से जलाने के बजाय हवा, ऑक्सीजन, भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन सब के नियंत्रित मात्रा में अगर हम प्रेशर डालते हैं तो उससे ये सिन गैस निकलता है और वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारे उद्योगों को बहुत काम आ सकता है। जैसे यूरिया उत्पादन वगैरह हो गया खेती के लिए, मेथनॉल, अमोनिया, ये सब निर्माण के लिए हो सकता है इस्तेमाल इसका। आगे बढ़ते हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि किस देश के राष्ट्रपति ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 52 यानी 52वें G7 समिट के लिए आमंत्रित किया? आंसर क्या होगा? फ्रांस। फ्रांस अभी अध्यक्ष है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है और यह आयोजन 15 से 17 जून तक है।
G7 में कौन कौन से देश है? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित हुआ? आंसर का नॉर्वे में आयोजित किया गया है। ठीक है, नॉर्वे में। यह शिखर सम्मेलन 19 मई को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित किया गया और नॉर्वे की यात्रा ने पिछले 43 साल में पहली बार भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने की थी। इससे पहले 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यात्रा की थी। ठीक है, तो नॉर्डिक जो देश है ना वो कौन कौन है, एक बार मैप के जरिए भी देख लेते हैं। ये अपना प्यारा भारत है। नॉर्डिक देश है वो यूरोप के सबसे उत्तरी देश है। ठीक है, ये यूरोप हो गया पूरा, और इसी में देखेंगे आप कौन कौन से, ये डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया और ये आइसलैंड हो गया। तो ये जो है ना ये नॉर्डिक देश कहलाते हैं। ठीक है, तो नॉर्डिक देशों के साथ या नॉर्डिक के साथ भारत का कई सम्मेलन हो चुके हैं। पहला 2018 में होता है स्टॉकहोम में, स्वीडन में, दूसरा कोपेनहेगन में हुआ था, डेनमार्क में, तीसरा ओस्लो नॉर्वे में ये आयोजन किया गया और चौथा अब जो होना प्रस्तावित है हेलसिंकी फिनलैंड में ये आयोजन किया जाना है। ओके, तो कई सारी चीज़ें तय भी की गई कि इसको और आगे बढ़ाया जाए इस चीज़ को। ठीक है, ये इस नॉर्डिक जो भारत और नॉर्वे के बीच में जो सहयोग है उसको, एक तो निवेश, भारत ने ग्रीन ट्रांजिशन, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन शिपिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और वाटर मैनेजमेंट को लेकर तो नॉर्डिक देशों से निवेश करने का आह्वान किया है। नॉर्डिक देशों ने भारत के मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसके और लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन जैसी फ्लैगशिप जो पहल है उसका समर्थन किया है। वैज्ञानिक सहयोग की बात कही है। दरअसल ये जो नॉर्डिक देश है ना ये खतरे में है क्योंकि जो बर्फ पिघल रहे हैं उसकी वजह से, जो उत्तरी ध्रुव है उस पर, तो इसलिए ये लोग रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यावरण पर बहुत निवेश करते हैं। तो इसलिए भारत ने एक उम्मीद देखी कि वहाँ से निवेश आएगा। अगला क्वेश्चन है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान दोनों पक्षों ने साझेदारी को किस स्तर पर ले जाने का फैसला किया? तो हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी। ठीक है, ये होगा आंसर, ये नहीं होगा, ये वाला आंसर सही है। ठीक है, ये आंसर सही होगा। मतलब क्या हुआ कि ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस स्तर तक ले जाने का फैसला हुआ है। ठीक है, जो दोनों मतलब नॉर्डिक और भारत के बीच में जो चीज़ें हैं, साझेदारी है, उसको आगे बढ़ाने को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं और विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न यहाँ पर होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गोटेबर्ग यात्रा के दौरान भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026 से 30 पर सहमति बनी थी। इसके तहत 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी जो है ना वो है 7.75 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर, उसको दोगुना करके 15.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो संयुक्त कार्य योजना हम कहेंगे दोनों देशों के बीच में। ओके, तो इसका उद्देश्य यही है कि अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को और मतलब बेहतर किया जाए जिससे डबल हो जाए व्यापार। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जैसे सुरक्षा और रक्षा को लेकर ये तय किया गया कि भारत का के एनएसए और वहाँ का जो एनएससीएस है तो उसके बीच में कम्युनिकेशन रहेगा, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, रक्षा निवेश को लेकर भी काम होगा, उभरती हुई जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम होगा, दोनों को मिलकर पर्यावरण को लेकर काम होगा। और नया नारा ये दिया गया है कि मेक इन इंडिया मेड विथ स्वीडन, ये मिल के किया जाए। 2027 में भारत में व्यापार सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, दोनों देशों को लेकर। ओके, तो स्वीडन को भी देख लेते हैं। स्वीडन कहाँ पर है? मैंने हालांकि कुछ तो दिखाया था, ये प्यारा भारत है और अब चलते हैं स्वीडन की ओर। ठीक है, तो ये रहा स्वीडन, ये नॉर्डिक कंट्री में ही आता है ये स्वीडन। ठीक है, रेड कलर में है, राजधानी है स्टॉकहोम, यहाँ पर मुद्रा चलती है यानी करेंसी है स्वीडिश क्रोना। ओके, और इसके पड़ोसी देश की बात करेंगे अगर तो आप देखिए उत्तर में इधर नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया
ओके, इधर ये समुद्री सीमा डेनमार्क से भी लगती है। ठीक है, और यहाँ पर किंग होते हैं, किंग कार्ल 16 है गुलताफ, और प्राइम मिनिस्टर हैं उल्फ क्रिस्टरसन। तो भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उल्फ क्रिस्टरसन, उनकी मौजूदगी में ये समझौते हुए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि भारतीय मूल के तुषार कपूर किस देश के सबसे युवा मेयर चुने गए? तो ब्रिटेन के चुने गए, 23 साल के मात्र हैं और भारतीय मूल के हैं। ठीक है, रोहतक के रहने वाले हैं मूलतः, और एक आध दशक पहले ही गए थे वहाँ पर। ओके, तो ये चुन लिए गए हैं। अच्छा, ब्रिटेन में कहाँ के? बोर नाम है, बोरहम वुड शहर है, तो उसका मेयर इनको बनाया गया है, चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा जो मई में हुई, उस दौरान दोनों देशों के बीच में कितने समझौते पर एमओयू पर साइन किए गए? 17 समझौते पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर रॉब जेटेन, तो उनके बीच में ये एग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है, जैसे रणनीतिक अगर और कूटनीतिक रोड मैप की बात करेंगे ये समझौते पर, तो उसमें एक तो ये है कि आगामी 5 वर्षों में व्यापार, निवेश, डिफेंस, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में काम होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर उच्च तकनीक के बारे में देखेंगे तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML उसके बीच में सहयोग हुआ है। धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट उसको स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, दुनिया की एक बड़ी कंपनी है ASML जो कि सेमीकंडक्टर पर काम करती है। ठीक है, ब्रेन ब्रिज भी होगा, जैसे कि मतलब भारत के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं उनके बीच में रिसर्च को लेकर जानकारी प्रदान की जाएगी। खनिजों को लेकर समझौता किया गया है, रिसाइकलिंग का काम किया जाए इसको लेकर। एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर ये बात है कि यूरोप में भारत के ग्रीन हाइड्रोजन को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश तेजी से काम करेंगे। भारत जो ग्रीन हाइड्रोजन वहाँ देगा। अक्षय ऊर्जा पर काम होगा, नीति आयोग के साथ मिलकर ऊर्जा को लेकर काम किया जाएगा। ठीक है, और भी कई सारे समझौते यहाँ पर किए गए हैं जो देखेंगे आप। एक तो वाह एजेंडा, इसमें ये किया गया है, इसमें कल्पथर परियोजना है गुजरात में, विशाल जल मतलब ताजे पानी का जलाशय को लेकर ये है। इसमें पश्चिमी त्रिपुरा में इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती को लेकर जो है सेंटर बनाए जाने की बात है, और भी कई इसी तरीके से चीजें ये हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ये करंट अफेयर्स डेली में काफी डिटेल में बात होती है, वीकली में थोड़ा शॉर्ट में चर्चा होती है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि भारत और यूएई के बीच में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व समझौते के तहत 30 मिलियन बैरल तेल कहाँ पर स्टोर किया जाएगा? तो आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी। फुजैरा ये यूएई में है, इसके अलावा भारत में मैंगलुरु, विशाखापट्टनम, चांदीखोल, इस जगहों पर यह स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो मई में यात्रा हुई थी रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व उसको लेकर, और ये समझौता हो गया है। ये इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी ISPRL और यूएई का जो राष्ट्रीय कंपनी है ADNOC यानी आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, उसके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये है कि दोनों जगहों पर तेल स्टोर किया जाएगा, और ये अभी नहीं बाद में जरूर काम आएगा ही हम लोगों को। ठीक है, तो इसके अलावा भी कई सारे फैसले भी हुए हैं, जैसे कि वादिनार गुजरात में एक शिप रिपेयर क्लस्टर को स्थापित किया जाएगा। ये है महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, वर्तमान में भारत के पास 5.33 मिलियन टन, लगभग 38 मिलियन बैरल स्टोर करने की क्षमता है। जब यूएई जो है ना वो जब भारी भरकम मात्रा में करीब 30 मिलियन बैरल स्टोर करेगा भारत के लिए, तो वो लगभग हमारी जो क्षमता है ना वो 70% बढ़ जाएगी, यानी भारत के उपयोग के 6 दिनों के लायक और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कहाँ पर होगा? फुजैरा में होगा, इसके अलावा भारत में ही अलग अलग जगहों पर होगा। फुजैरा महत्वपूर्ण क्यों है?
एक चीज़ दिखाते हैं आपको मैप के ज़रिए। ठीक है, प्यारा भारत है और ये पश्चिम एशिया है या कहें मिडिल ईस्ट, और यहाँ पर ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ये। ठीक है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य, और फुजैरा जो ना यहाँ पर है। ओके, तो ये चोक किया हुआ है, लेकिन यहाँ से ऑयल गैस इन सब के एक्सपोर्ट हो रहा है, हालांकि कम हो पा रहा है, लेकिन ये हो रहा है। अच्छा, भारत में अगर हम देखेंगे कि जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, वो 3 जगहों पर एक्टिव है, चल रहा है ये दशकों पहले से। विशाखापट्टनम में है, बेंगलुरु में है, पादुर में है, और स्टेज 2 में इन 2 जगहों पर होना था, लेकिन डिले होता जा रहा है, चंडीखोल और पादुर में। तो यहाँ भी रखा जाएगा जो यूएई का जो ऑयल है, वो क्रूड ऑयल, और उस पर तुरंत पैसे नहीं देने हैं, वो खुद ही रखेगा, और जब मर्जी हो तब इसको खरीद सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ड्रोन हमले की वजह से बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र मई 2026 में खबरों में रहा, तो ये कहाँ पर स्थित है? आंसर का यूएई में स्थित है ये। यूएई की राजधानी अबू धाबी, वहाँ पर ये है, और एक मतलब ड्रोन हमला हुआ, और उसके बाद फिर अगर हम देखेंगे मतलब इसके जनरेटर में आग लग गई, हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर टैक्स और मैनेजमेंट के लिए पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी यानी पीजीएसए उसका गठन किया है। तो ये स्टेट किन समुद्रों को जोड़ता है? एक तरफ फारस की खाड़ी और दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी। मैप के जरिए भी देख लीजिए आप। ठीक है, दिखा देते हैं। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पर, ये पर्शियन गल्फ है, और ये गल्फ ऑफ ओमान है, और अरब सागर जो है ना वो यहाँ के बाद है इधर। ओके, तो इसके जरिए टैक्स वसूलने का पूरा प्लान कर लिया है ईरान ने, और उस ये मतलब नया नियम वगैरह भी जारी कर रहा है वो। तो अभी टकराव बना हुआ है, मतलब अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये ऐतिहासिक असल से रिलेटेड क्वेश्चंस। किस देश ने भारत को चोल राजवंश के ऐतिहासिक अनय मंगलम ताम्रपत्र को सौंप दिया है भारत को? आंसर होगा नीदरलैंड ने। ये जो ताम्रपत्र है ना वो 1862 में नीदरलैंड की लीकन यूनिवर्सिटी के पास थी। 1862 से ही था, और ये लोग यहाँ से उठा के ले गए थे। तो इसमें क्या है ना कि जो चोल राजा थे, राजा राम प्रथम, ये 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी के बीच की बात है। तो उन सब के और उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम, तो उनके काल से संबंधित है। इस चार्टर में 21 तांबे की प्लेटें हैं, वजन तकरीबन 30 किलोग्राम है, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, समाचारों में रहा नागा टिटन चय या फूमेंसिस, ये क्या है? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया गया अब तक का सबसे बड़ा जीवाश्म डायनासोर कहेंगे आप। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिला? थाईलैंड के दक्षिण पूर्व एरिया में मिला है, विशालकाय। और अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं, दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को मनाया जाता है, और थीम है कछुआ रक्षक शपथ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है, और थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। वैश्विक माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है, और इस पर की थीम है मेट्रोलॉजी नीति निर्माण में विश्वास का निर्माण। ठीक है, आतंकवाद विरोधी दिवस तो 21 मई को मनाया जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को लेकर। 21 मई 1991 को श्री पेरुंबदूर में उनकी हत्या कर दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है, और इस पर की जो थीम है चाय को बनाए रखना, समुदायों को सहारा देना, ये है थीम। विश्व मधुमक्खी दिवस तो 20 मई को मनाया जाता है, और थीम है लोगों और धरती के लिए साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी को हम सभी को बनाए रखती है।
ठीक है, मधुमक्खियां। अगला क्वेश्चन है कि होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बिफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को मनाया जाता है ये हर साल, LGBT के अधिकारों को दुनिया भर में मान्यता देने के लिए। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, तो 18 मई को मनाया जाता है और थीम है संग्रहालय एक विभाजित विश्व को एकजुट करते हुए। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया जाता है और थीम है मिलकर हाइपरटेंशन पर नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है कि शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को। हालांकि वैक्सीन अभी तक बन नहीं पाया है एड्स को लेकर या HIV को लेकर, लेकिन इसकी प्रक्रिया है और चल रही है, इसी के लिए दिवस है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को और थीम है इस बार की परिवार, असमानताएं और बच्चों का कल्याण। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है और थीम है एक टिकाऊ भविष्य के लिए प्रकाश। अगला क्वेश्चन होगा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साल में 2 बार, एक है मई के दूसरे शनिवार और एक है अक्टूबर के दूसरे शनिवार को हर बार। तो 2026 में 9 मई और 10 अक्टूबर को। और थीम है इस बार की हर पक्षी मायने रखता है, आपके अवलोकन महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है और ये थीम है इस बार की डिजिटल जीवन रेखाएं एक जुड़े हुए संसार में लचीलेपन को सुदृढ़ बनाना। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प रनिंग ऐप है, उस पर बैचेज अवेलेबल हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पेशल बैच भी आ चुका है स्पीसेस के लिए। तो दोस्तों डेली का भी वीडियो ज़रूर देखिए और मंथली, ईयरली ये सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। ओके, बाय।